मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में आचार्य चरक के भाग फर्स्ट के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाराज नंद का मंत्री षटकार चन्नी का मुंह बोला मित्र था और वह अपने कौशल से नंद का मंत्री बन गया था। चन्नी को नंद के राज्य में प्रभुति दे दी गई थी। चन्नी षटकार के पास गया। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? षटकार ने पूछा। मेरा पुत्र चाणक्य अब बड़ा हो गया है और मैं इसकी शिक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए और महाराजा इसके विद्या अध्ययन का प्रबंध राजकोष से कर दे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन दरबार में जाकर चन्नी ने महाराजा से निवेदन किया। ब्राह्मण के निवेदन को सुनकर नंद ने कहा क्यों महामंत्री, तुमने इस ब्राह्मण को पहले हमारे दरबार में प्रस्तुत करके प्रवृत्ति दिलाई और अब तुम इसके पुत्र को दक्षिणा भेजना चाहते हो और राजकोष से राज्य वृत्ति दिलाना चाहते हो। हाँ महाराज, यदि आपकी कृपा हो जाए तो सरकार ने कहा। तुम जानते हो राजकोष दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है। महाराज, ब्राह्मण को दान देना धन का उपयोग होता है और कहते हैं कि ब्राह्मण को दिया हुआ धन ब्याज सहित प्रभु कृपा से राजकोष में अन्य स्रोतों से आ जाता है। इस प्रकार छात्रवृत्ति से राजकोष से कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम हमारे महामंत्री हो। तुम्हारी राय का हम विरोध नहीं करते। जितना उचित समझो इस ब्राह्मण को दे दो। और कोषाधिकारी सुन ले, महामंत्री के कथनानुसार इस ब्राह्मण को राजकोष से मुद्राएं देने का प्रबंध कर दिया जाए और इसके लिए हमें बार बार कष्ट न दिया जाए। जब तक बालक पढ़ता है इसका पूरा प्रबंध राजकोष से होगा। प्रत्याहारी सैनिकों की सहायता से ब्राह्मण चाणक्य को पकड़ लिया और एक सैनिक ने ब्राह्मण की चोटी खींची। अपनी लाठी, कमंडल तथा उपवस्त्र संभालते हुए चाणक्य गिरते हुए संभल कर एक बार फिर खड़े हो गए। उनका शरीर कांप रहा था, मानो हृदय में भयानक तूफान मचल रहा था। तुमने इस भरे दरबार में मेरी शिखा खोली है। मैं प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ दुष्ट, यह शिखा जब तक खुली रहेगी जब तक तेरे वंश का समूल नाश नहीं हो जाता। अब मैं शिखा तेरे वंश का नाश करके ही बांधूंगा। चाणक्य की ये दृढ़ प्रतिज्ञा को देखिए। क्रोध में उत्तेजित होकर उसके मुंह से बड़ी आवाज़ निकली है। तूने ब्राह्मण की शिखा खींची। दुष्टराज, ब्राह्मण की शिखा। तू शूद्र के अन्न से पला हुआ कुत्ता है। प्रहारी, तेरा राज अब कुछ दिनों का मेहमान है। अब देख, सर्पणी के समान खुली हुई यह शिखा किस प्रकार तेरे वंश को डसती है। और उसे शाप देते हुए चाणक्य राजमहल से लौट आए। उनके अंतरात्मा में अब केवल अपनी ही वाणी गूंज रही थी। यदि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ तो हे राजा नंद, मैं तेरे राज्य को नष्ट करके ही चैन लूँगा। चंद्रगुप्त की खोज। राजा शब्द सुनकर चंद्रगुप्त के चेहरे पर रक्त दौड़ गया, मानो वह पल भर में ही बालक के युवा हो गया। उस वीर बालक ने अपने हाथ से तलवार ली और चाणक्य के चरण छूते हुए कहा, आज से आप मेरे गुरु हैं। आपको आदेश देंगे, मैं सदा ही उसका पालन करूंगा और आपके संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। मैं जानता हूं जो व्यक्ति पाटलिपुत्र से जीवित लौटता है वह यही संकल्प लेकर लौटता है कि वह नंद के वंश को समाप्त कर दे और मगध के एक जनप्रिय राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दे।
चाणक्य यह सुनकर हैरान हो गया। हे बतस, जब मैं पाटलिपुत्र से चला था तो दुष्यनंद ने मेरी अ, अ, अब जब मैं पाटलिपुत्र से चला था दुष्यनंद ने मेरी अब मानना करते हुए अपने प्रतिहारी से मेरी शिखा को पकड़कर खिंचवाया था। मेरी लाठी और कमंडलू भी गिर गए थे। मैं भूमि पर लेट गया था। तभी मैंने उठकर ये प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी यह शिखा तभी बांधूंगा जब मैं नसबंद का समूल नाश कर दूंगा। चंद्रगुप्त भीड़ से निकलकर दरबार के बीच में आ गया और बोला, यदि आप मेरी सच्ची शिक्षा की व्यवस्था अपने कोष से करें तो मैं इस सिंह को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यह 12 वर्ष का बालक जो अभी तक पूरी तरह युवक नहीं बन पाया है, क्या सत्य ही सिंह को बाहर निकाल देगा? यदि तुमने यह सिंह बाहर निकाल दिया तो मैं सत्य कहता हूँ कि राज्य कोष से तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा पाने के लिए जो राशि खर्च होगी वह सहर्ष दी जाएगी। अच्छा, तुम इस सिंह को बाहर निकाल कर हमारी राज्य प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए। तो ठीक है महाराज, आप अपने सेवकों को भेजकर 7 लोहे की सलाखें लाल गर्म करके मंगवा दें। इसके पश्चात चंद्रगुप्त उस गर्म सलाखों से धीरे धीरे सारे सिंह को मोम के रूप में पिघला कर कुछ ही देर में प्रयास से पिंजरे से खाली कर दिया। अब जो नंद ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चंद्रगुप्त को तक्षशिला भेजने के लिए स्वर्ण मुद्रा देकर विदा किया। चंद्रगुप्त की माँ को जब यह समाचार मिला तो वह फूली ना समाई। उसे अब सत्य ही ब्राह्मण चाणक्य पर पूरा विश्वास हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसका पुत्र निश्चय ही तक्षशिला के अध्ययन करके एक गुणी नागरिक निकलेगा। तक्षशिला में चाणक्य चले गए। चंद्रगुप्त विधिवत शिक्षा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा। नित्य प्रति प्रातः काल ईश्वर प्रार्थना, आराधना और उसके पश्चात विद्या अध्ययन, अर्थ संचालन आदि सब उनका दैनिक कार्य हो गया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त विद्या में पारंगत होता गया। फिर वह एक दिन आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, कुलपति से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब मैं तुम लोगों को केवल अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ही रुका हूँ। इसके पश्चात बाद आप मेरी गुरुदक्षिणा पूरी हो जाएगी और मैं विधिवत इस विश्वविद्यालय से कार्य मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन आचार्य, हमें तो अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए अर्थशास्त्र की अपेक्षा शास्त्र विद्या की शिक्षा आवश्यकता है। हमें तो आप अस्त्र शस्त्रों में पारंगत कीजिएगा। सभी विद्याओं में निपुण बनने के बाद आचार्य चाणक्य ने उन दोनों युवकों को कहा, अब तुम अपने अपने राज्य को लौट जाओ। जाओ बस, जाओ और लौट जाओ। इसके उपरांत चंद्रगुप्त ने मगध के लिए प्रस्थान की तैयारी आरंभ कर ली। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला से जाने के लिए आदेश दिया, लेकिन वह सोचने लगा, मगध में जाकर चंद्रगुप्त क्या करेगा? मगध की सेना को क्या पोर्श के साथ सहयोग करने के लिए कोई प्रेरित कर सकता है? यह एक प्रश्न था और चाणक्य विचार कर रहे थे। टहलते टहलते चाणक्य आश्रम से बहुत दूर चले गए। आश्रम में अभी दीपक की रोशनी जल रही थी। शायद चंद्रगुप्त अब भी अध्ययन कर रहा था। फिर धीरे धीरे चाणक्य के कदम अपनी अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। बहुत धीमे से उसने कुटिया का दरवाज़ा खोला, इसे प्रवेश किया। चाणक्य ने अपने कक्ष में किसी को आते हुए कदम की आहट मिली। कौन? मैं कौन? मैं हूँ आचार्य चंद्रगुप्त। कौन? मैं हूँ आचार्य चंद्रगुप्त। तुम अभी तक सोए नहीं? बतस, पूरा आर्यव्रत सो रहा है आचार्य, मगर मैं सो गया तो आपको लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी? अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो बतस। सिंधु के उस पार के अंदर जो ही चाणक्य जले हुए सोए हुए चंद्रगुप्त पर एक भीषण व्याघ्र कूदकर उसे अपना भोजन बनाने के लिए आतुर होता हुआ गुड़गुड़ाने लगा। पता नहीं कहाँ से यमन सेनापति शल्यूकस ने यह देख लिया। पहले तो शीघ्र शल्यूकस ने उस व्याघ्र को अपने धनुष से घायल करके मार डाला। फिर
चंद्रगुप्त की चेतना को लौटाने का प्रयास करने लगा। तभी चाणक्य जल लेकर आ गए। चाणक्य के हाथ से जल लेकर सेल्यूकस ने कहा, क्या इस पथिक की प्राण रक्षा के लिए आप थोड़ा सा जल देंगे? चाणक्य जल के छींटे देकर चंद्रगुप्त को चैतन्य करते हुए अपरिचित सेल्यूकस से पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं यमन सेनापति सेल्यूकस हूँ। और आप कौन? उनका प्रश्न था, मैं एक ब्राह्मण। और यह जो वीर पुरुष है, क्या क्या तुम इसके साथी हो? हाँ सेनापति, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ। आप कहाँ रहते हो? यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। अरे, कुछ विचारता हुआ सेल्यूकस कहता है, तब तो अभी आप मेरे शिविर में चले, क्योंकि इस समय इसके लिए विश्राम की परम आवश्यकता है। और तीनों ही सेल्यूकस के शिविर में की ओर चले गए। इस वाक्य से सिकंदर के क्रोध को और भड़का दिया और उसने तुरंत ही देश दिया चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाए। कहा, वहाँ खड़े अम्बरीक और फिलिप आदि ने चंद्रगुप्त को अपनी पकड़ में लेने का असफल प्रयास किया। चंद्रगुप्त एक वीर योद्धा की तरह उसको घायल करता हुआ कहता हुआ निकल गया, अच्छा सम्राट, अब प्रभु ने चाहा युद्ध भूमि में मिलेंगे। ओम शांति शांति।